Do you want to know? सो बच्चा लोग, भाई हमने लास्ट टाइम आपका डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, राइट? स्केलर प्रोडक्ट। चलो उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, दो क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उसी को लेके आज आगे बढ़ेंगे। भाई आज का भी हमारा पूरा लेक्चर डॉट प्रोडक्ट को लेके जाएगा। बेटा आपके स्कूल के एग्जाम में या जेईई के एग्जाम में डॉट प्रोडक्ट को लेके जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं हम सब देखने वाले। तो हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट टाइम देखे थे कि भाई अगर कोई दो वेक्टर है उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो क्या, ठीक है? पूरा कॉन्सेप्ट देखा था। उस कॉन्सेप्ट को हम आज 5 मिनट या 2 मिनट रिवाइज करेंगे। उसी कॉन्सेप्ट को हम दो क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए, डॉट प्रोडक्ट। तो भाई हमने क्या देखा था कि अगर वेक्टर A डॉट वेक्टर B करना हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं? AB cos थीटा, जहां पे A और B का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। और हमने देखा था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका जो आंसर आता है वो कौन सा होता है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? यही हमने देखा था। थीटा मतलब क्या होता है? एंगल वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल। cos थीटा का मतलब वेक्टर A या वेक्टर B के बीच में जो भी एंगल हो, ठीक है? और हमने इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी देखा था कि भाई इसका कंपोनेंट यहां पे लेना। सो B का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इनटू A, B का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इनटू A। वही तो हमने देखा था, A और B cos थीटा, ठीक है? चलो फटाफट इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that vector 3i cap minus 2j cap plus k cap may be perpendicular to 2i cap plus 6j cap plus ma cap। और भाई इसके ऑप्शन है 12, 6, 36 एंड 18। बच्चों लोग आपको याद है परपेंडिकुलर कब होता था? आज परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में 90 डिग्री। सो cos 90 क्या होता है? 0। सो बच्चों लोग हमने कुछ स्पेशल केसेस देखे थे। अब भाई आपको परपेंडिकुलर बोल रहा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है तो भाई A डॉट B तो 0 आ जाएगा। क्यों? cos 90, और cos 90 क्या होता है? 0। तो भाई हमको क्या कहा गया है? देखिए वेक्टर A 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट B की क्या वैल्यू दी गई है? 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप इज इक्वल टू 0। भाई इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है बिकॉज परपेंडिकुलर दे रखा है। सो भाई AB cos थीटा, थीटा मतलब 90 और 90 cos 90 क्या होता है? 0। तो बच्चा लोग हमने कुछ कार्टेशियन फॉर्म का डॉट प्रोडक्ट देखा था लास्ट टाइम। कार्टेशियन फॉर्म का ax into bx, ay into by and az into kz। भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्या कहा था? x के मल्टीप्लाई प्लस y के मल्टीप्लाई प्लस z के मल्टीप्लाई। याद आया कुछ? सो 3 into 3 9 प्लस माइनस 2 into 12 माइनस 12 प्लस 1 into m इज इक्वल टू 0। भाई बहुत आसान है, भूल गए? लगता है सब भूल गए। ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो मतलब हमने क्या देखा था कि इसका मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ। हमने लास्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब इसका मल्टीप्लाई सबके साथ, इसका सबके साथ। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था लास्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्थोगोनल। भाई i into i जो है वो 1 बन जाता है और i into j जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों? ये i कैप ये j कैप दोनों के बीच 90 डिग्री, तो फिर से वो 0 हो जाएगा cos 90। सो भाई
i का मल्टीप्लिकेशन j के साथ और k के साथ 0, सिमिलरली j का मल्टीप्लिकेशन i और k के साथ 0, सिमिलरली k का मल्टीप्लिकेशन x और y के साथ 0। तो बचा क्या i into i, j into j एंड k into k। भाई हमने लास्ट टाइम किया था, नहीं आते तो एक बार लास्ट टाइम का वीडियो जरूर देख लेना भाई। ठीक है, तो अभी वही किया हमने, x x मल्टीप्लाई, y y मल्टीप्लाई एंड k k मल्टीप्लाई, बस मिल गई m की वैल्यू। 9 minus 12 minus 3 plus m is equal to 0, m is equal to 3। मुझे वही तो बोला है, find the value of m। सो कितना आंसर आ गया? 3। अच्छा भाई एक गलती हो गई भी, यहाँ 2 लिखा है लेकिन गलती से हमने यहाँ पे 3 कर दिया, बस। तो 3 2 जा 6, तो 6 minus 12 minus 6, m is equal to 6। सो भाई B is our right answer। चलिए फटाफट लिख लीजिए। तो बच्चों लोग हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है a1 i कैप प्लस a2 j कैप इज अ यूनिट वेक्टर। देखो यहाँ पे आपको एक दूसरी हिंट दी गई है कि भाई ये एक यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, और ये हमको ऑप्शन दे रखे। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको वेक्टर a बोल देता हूँ, a1 i कैप प्लस a2 j कैप परपेंडिकुलर टू, उसको मैं बोल देता हूं वेक्टर b, 4i कैप प्लस 3 j कैप। क्या बोला आपको कि ये वेक्टर और वो वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब a डॉट b 0, a1 i कैप प्लस a2 j कैप, 4i कैप प्लस 3 j कैप इज इक्वल टू 0। x x मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 4a1 प्लस y मल्टीप्लाई 3a2 इज इक्वल टू 0। इसको वहां ले जाते हैं, 4a1 इज इक्वल टू माइनस 3a2, इसको वहां ले जाते हैं, a1 इज इक्वल टू माइनस 3/4a2। भाई ये तो भी हमको रिलेशन मिला लेकिन आंसर तो नहीं मिला। लेकिन हमको एक और हिंट दे रखी है भाई कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं भाई? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, याद है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों जगह स्क्वायर कर लेते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई a1 की वैल्यू है मेरे पास, चलिए इसको उठा के यहां रख देते हैं, माइनस 3/4a2 होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा? माइनस चला गया, 9/4a1 स्क्वायर प्लस, सॉरी a2 आएगा ना यहाँ पे, यहाँ पे a2 9/16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस 16 25 a2 स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। 16 यहाँ चला जाएगा, 25 a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 25 यहाँ पे नीचे, इसका स्क्वायर रूट। सो a2 इज इक्वल टू 4/5। 4/5 कितना होता है भाई? 0.8, यानी a2 आ गया 0.8। लो अब तो एक ही आंसर है, दूसरा ढूंढने की जरूरत है भाई। अगर एमसीक्यू है तो फिर दूसरा कोई 0.8 है नहीं, मतलब वही आंसर आ गया। फिर भी ढूंढने को कहा जाए तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 0.8। a1 इज इक्वल टू माइनस 3/4a2, ये क्या हो जाएगा? a2 के बदले 0.8, सो ये हो जाएगा 0.2। सो आंसर आ गया 0.6 माइनस 0.6। ठीक है भाई, देखो माइनस आया, माइनस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। हमको यहाँ पे माइनस प्लस कुछ नहीं दिया है, सिर्फ वैल्यू दी है, तो कोई बात नहीं, हम वैल्यू कर देंगे। सो वी गॉट आवर आंसर एज 0.6। ठीक है बच्चा लोग, सो ये था हमारा रिवीजन डॉट प्रोडक्ट के लिए। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट देखते हैं आज।
ओके भाई, अभी तक हमने क्या किया, हमारे पास दो वेक्टर दिए जाते थे और उनके बीच का एंगल दिया जाता था। बट अब क्या है, दो वेक्टर है लेकिन एंगल नहीं है, तो उनके बीच का एंगल निकालना है। भाई तो अगर कभी भी क्वेश्चन आवे फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो किस तरीके से किया जाएगा। देखिए हमने क्या पढ़ा था, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। मुझे क्या फाइंड करना है, थीटा। सो क्या मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन, इनको नीचे ले आए ab। अब अच्छा ab क्या है, अरे तो मैग्नीट्यूड है, ab क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो अगर मुझे यहां से थीटा ढूंढना है तो आप क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स, ये cos को यहां ले आएंगे तो वो cos इनवर्स बन जाता है। हम बोल देंगे cos इनवर्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। भाई a डॉट b एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होगा तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं x x y y z z, और मैग्नीट्यूड a का भी निकाल सकते हैं, b का भी निकाल सकते हैं। सो यहां से आपको मिल जाएगा आपका एंगल। ठीक है भाई, बहुत आसान है। चलिए फटाफट लिख लीजिए, इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन देख रहे हो भाई, ओके। ला क्वेश्चन देना भाई, सेकंड नंबर का एक मिनट भाई, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। Find the angle between vector A is equal to I cap plus j cap plus k cap and vector B is equal to minus 2I cap minus 2j cap minus 2k cap। ठीक है भाई, बहुत इजी सा है। भाई अभी अभी हमने क्या देखा, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो बच्चा लोग मुझे क्या चाहिए, a और b का मैग्नीट्यूड। चलिए फाइंड कर ले। a का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा भाई, रूट ऑफ तीनों का स्क्वायर। भाई देखिए वेक्टर a i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब मुझे क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। सो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 1 1, ये क्या हो गया, रूट 3। सिमिलरली वेक्टर b कितना दे रखा है हमको, माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। भाई मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही निकाला जाता है ना, i j k जो भी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर कर दो। सो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 12, और इसको हम बोल सकते हैं 2 रूट 3। 12 3 होता है ना, सॉरी 4 3 12, तो 4 के बदले 2 बाहर, 2 रूट 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस अब क्या, cos थीटा इज इक्वल टू a i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट माइनस 2i माइनस 2j माइनस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। चलिए भाई इसका तो मल्टीप्लिकेशन हमको पता ही है, डॉट प्रोडक्ट
x x का मल्टीप्लाई -2 -2 -2, ये सब 1 1 1 है, ये -2 -2 है। फिर a की वैल्यू √3, b का 2√3 -6 अपॉन 2, √3 into √3 क्या हो जाएगा 3, सो ये क्या हो गया -1। भाई cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा की वैल्यू -1 कब आती है? वे हमने लास्ट टाइम देखा था कुछ स्पेशल केसेस में 180। भाई जब थीटा की वैल्यू 180 होगी तब cos थीटा कितना आता है -1। अरे मैंने बताया नहीं था कल आपको लास्ट टाइम? भाई यहाँ पे 0 90 180 270, इधर कितना होता cos 0 1 आता था और 1 इधर है तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट -1। भाई याद रखो वैल्यूज, cos 0 1 तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट 180, तो 180 में कितना आएगा माइनस, सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 180। सो भाई ये जो दो एंगल है ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है। कैसे हैं? एग्जैक्टली ऑपोजिट एंगल। हो सकता है इसी को एमसीक्यू में इस तरीके से दे दिया जाए कि भाई द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। सो दिस टू वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके भाई, चलिए फटाफट लिख लो। भाई अब अगले क्वेश्चन में आपको खुद को ही एंगल फाइंड करना है। वेक्टर A इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस j कैप प्लस k कैप। एंड क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस कैप प्लस 12j कैप। बच्चा लोग चलिए शुरू हो जाओ क्वेश्चन करना। ओके बच्चा लोग अब देखो यहाँ पे भाई फर्स्ट का आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू -150। भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो भाई इसका आंसर आएगा -12। ठीक है, आप सॉल्व करके देखना आंसर क्या आएगा -12। तो बच्चा लोग हमें क्या चाहिए? एंगल चाहिए। अब cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 डिग्री। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यार ये पे माइनस है। माइनस का मतलब क्या है? भाई देखिए cos माइनस कहाँ होगा? भाई हमको क्या पता है कि यहाँ पे cos 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है। सॉरी यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। इन शॉर्ट यहाँ पे हो क्या रहा है? cos की वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है, फिर 0 से माइनस। इसका मतलब cos माइनस कहाँ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान दो। cos 0 कितना होता है? 1। cos 90 कितना होता है? 0। एंड cos 180 कितना होता है? -1। ये अभी हमने कुछ देर पहले देखा। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी सारी वैल्यू माइनस में। तो भाई हाफ कब होता है? 60। इसका मतलब ये 60 डिग्री पे हमें तो पूरा यहाँ से देखना है। ये हो गया 90 और यहाँ से 60। 90 प्लस 60 कितना होता है? 150। सो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। भाई हम थीटा तो x से देखते हैं ना, तो ये हो गया वेक्टर A, ये हो गया वेक्टर B और इन दोनों के बीच का एंगल 150 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल। भाई हमने पता लास्ट टाइम क्या देखा था? अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो एंगल माइनस में आएगा। याद आया कुछ? हमने कल कुछ स्पेशल केसेस देखे थे। एंगल अगर लेस देन 90 है तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव। देखो नेगेटिव आया ना, सो नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन 90। सो कुछ नहीं 90 से प्लस कर लो। 1/2 कब आता है? 60। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? अब इसकी बात सुनो भाई, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आता है लास्ट में -15 प्लस 48 अपॉन 5 इंटू 13। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है 33/5 इंटू 13। और इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.5076। मतलब बेटा हम लोगों ने जो वैल्यूज पढ़ी है 0 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री वो वाली वैल्यूज बनी नहीं।
तो अगर ऐसी कोई वैल्यू नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। मैंने बताया था ना कि आप कॉस को वहां लेके जा सकते हैं। सो हम क्या बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स दिस, यानी कि 0.5076 यहां करके छोड़ देने का आपको। ओके, समझ आया भाई? ओके भाई, अभी अब तक हमने क्या देखा, किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल। अब हम देख लेते हैं एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस भाई, इसका मतलब अब अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मान लो कि मैं यहां पे लेता हूं एक वेक्टर a, तो भाई ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा। वैसे तो हमने पहले भी कुछ देखा हुआ इसके बारे में, वही कहानी रिपीट करनी है, वही कहानी। चलो मैं इसको बोल देता हूं अल्फा और इसको बोल देता हूं बीटा। तो भाई इतनी ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, ax, हम ax i कैप ay j कैप देते हैं ना, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ax। अब भाई अगर मैं cos अल्फा बोलूं, cos अल्फा, भाई ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 डिग्री होगी, सो cos अल्फा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है, इट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ a। भाई हमने स्टार्टिंग में देखा था, चैप्टर की स्टार्टिंग में, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी लंबाई। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता क्या है, उसकी लंबाई। सो भाई इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी मैग्नीट्यूड। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a, सो cos अल्फा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। बस पिक्चर ओवर। इसी तरीके से अगर हमको y एक्सिस के साथ एंगल देखना हो, तो भाई ये मैंने बना दिया यहाँ पे इसका कंपोनेंट, तो ये क्या मैं इसको ay बोल सकता हूँ ना, इतना। भाई इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, ay। सो भाई cos बीटा इज इक्वल टू ay अपॉन एडजेसेंट, देखो बीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, ये 90 डिग्री तो ये हाइपोटेनस, सो ay अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। चलो भाई वेरी इजी। ये कौन सा एंगल था, विथ x एक्सिस, ये कौन सा एंगल था, विथ y एक्सिस। तो भाई अगर z एक्सिस के साथ एंगल देखना हो तो z एक्सिस जो ऐसे बाहर आता हुआ होगा, ठीक है, ड्रॉ करने में हम ऐसे करते हैं बट एक्चुअली वो बाहर आता है। सो अगर मैं बोल दूं उसके साथ cos गामा, तो वो क्या हो जाएगा, az अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। भाई x के साथ ax, y के साथ ay, तो z के साथ az। समझ आ रहा है भाई? किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ x y z के साथ कोई वेक्टर एंगल कितना बनाएगा, इस तरीके से फाइंड करेंगे, ax by magnitude of a, ay by magnitude of a, az by magnitude of a। चलिए फटाफट लिखो, फिर इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके भाई, चलिए इसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। द एंगल विच अ वेक्टर i plus j plus root 2 k cap makes with x y z axis respectively are। भाई हमें सिर्फ एंगल्स ही फाइंड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले x एक्सिस के साथ विथ x एक्सिस क्या फॉर्मूला था भाई, अल्फा लिया था हमने, देखिए cos अल्फा इज इक्वल टू ax अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। भाई चलो पहले तो फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a, कितना आएगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2, आंसर आ गया 4 एंड 2। सो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 2। फिर अब तो बहुत आसान हो गया भाई, ax कितना है, ax की वैल्यू 1। भाई i कैप जो है वो तो डायरेक्शन है, हमको तो i कैप के साथ वाली वैल्यू चाहिए, सो वो कितना हो गया, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड 2। सो भाई चलो cos अल्फा, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है,
जब अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। चलो पहला तो 60 आ गया, इसका मतलब ए या सी दोनों में से एक राइट है, ठीक है। नेक्स्ट विथ y एक्सिस। अच्छा बच्चों लोग कई बार है ना यहाँ पे वो आगे पीछे कर देते हैं z y एंड x। भाई ये ध्यान रखना, पहला x है तो पहले x की वैल्यू, दूसरा y है तो दूसरे y की वैल्यू, फिर तीसरा z तो z की वैल्यू। सो भाई ये ध्यान रखना कि सीक्वेंस क्या दिया है, cos बीटा इज इक्वल टू y एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा ay अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। ay कितना है भाई, z कैप के साथ नंबर कितना है 1, मैग्नीट्यूड 2, तो भाई फिर से 1/2 आ गया। सो बीटा की वैल्यू फिर से हो जाएगी 60, दोनों में ही बीटा 60 है। अब कंपटीशन है थर्ड के लिए, चलिए विथ z एक्सिस तो ये क्या हो जाएगा cos गामा इज इक्वल टू az अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। az वापस 1 नहीं सॉरी az√2 और मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है, वो तो सेम ही रहेगा 2। बच्चा लोग क्या मैं नीचे वाले 2 को √2 * √2 बोल सकता हूं? क्या नीचे वाले 2 को हम √2 * √2 लिख सकते हैं? एक √2 कट, क्या बचा 1/√2। तो बच्चा लोग cos की वैल्यू 1/√2 कब आती है, जब एंगल 45 डिग्री होता है। सो भाई दिस इज आवर राइट ऑप्शन 60 60 45। समझ आया बच्चा लोग क्या किया हमने यहाँ पे? ओके बच्चा लोग जरा यहां देखिए भाई, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। भाई आप बोलोगे सर हमने तो ये टॉपिक किया हुआ है, बिल्कुल टॉपिक किया हुआ है। हमने पहले क्या देखा था, अगर वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और वो एंगल थीटा बना रहा है, सो उसका कंपोनेंट यहां पे हम कैसे लेते थे, b cos थीटा। बिल्कुल सही था। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो मेरे पास थीटा नहीं है, मान लो मेरे पास थीटा नहीं है और फिर भी मुझे बोला गया है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। जरा यहां ध्यान से सुनो, हम क्या लिखते थे a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा लिखते थे। अब b थीटा को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। भाई ये तो वेक्टर a है, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है, मैं इसको यहां लेके आ जाऊं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन a इज इक्वल टू b cos थीटा। अरे भाई यही तो मुझे देता है कंपोनेंट। आज b cos थीटा क्या है, b cos थीटा क्या है, कंपोनेंट है। ये वेक्टर का कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वो बिल्कुल राइट है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एंगल नहीं है और फिर भी मुझे बोला है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ a। सो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। मैंने क्या कर दिया भाई, ab cos थीटा में से ये जो है ये वो वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी है, तो मैंने क्या किया, इसको नीचे लेके आ गया a को। अच्छा बच्चा लोग भाई मैग्नीट्यूड ऑफ a को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। अच्छा ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। ये कहीं देखा देखा लग रहा है भाई, ये तो यूनिट वेक्टर बन गया। याद है मैंने आपको क्या समझाया था, यूनिट वेक्टर जब हमने पढ़ा था, एक वेक्टर में क्या होता है, किसी भी एक वेक्टर के पास क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से लेते थे। सो भाई अगर मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो इसको हम नीचे ले आए थे, कुछ याद आया फॉर्मूला? सो बच्चा ये वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a ये बन क्या गया, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ b, वेक्टर b इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इज गिवन बाय, इसके बदले में क्या कर दूंगा,
ए कैप डॉट बी। अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिख लेता हूं, प्रॉपर तरीके से वेक्टर बी डॉट ए। भाई मैं ए डॉट बी लिखूं कि बी डॉट ए लिखूं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। सो ये बन गया आपका कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एनी अदर वेक्टर। मुझे किसका कंपोनेंट चाहिए था? बी का। किसके डायरेक्शन में चाहिए था? ए के डायरेक्शन में। लीजिए ये आ गया। अब ये क्या बन गया? स्केलर क्वांटिटी बन गया। देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्या देगा? स्केलर वैल्यू। तो याद रखना ये हमेशा कैसी वैल्यू होगी? स्केलर वैल्यू होगी। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे सपोज करो वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 2i कैप, नहीं सॉरी वेक्टर बी दिया हुआ है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर ए आपको दे रखा है -4i कैप प्लस j कैप। और क्वेश्चन यही है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। कैसे फाइंड करेंगे? ये रही फॉर्मूला। देखो इस बार एंगल नहीं दे रखा, इस बार हमको एंगल नहीं दिया, बस बोल दिया है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 2i + 3j इन द डायरेक्शन ऑफ -4 + j। एंगल दे नहीं रखा। क्या करेंगे भाई यहाँ पे? हाँ एक चीज पॉसिबल है यहाँ पे, एक और चीज पॉसिबल है। क्या कि पहले आप इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर लो। तो एंगल फाइंड करना अभी हमने सीखा, cos थीटा = a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। कर सकते आप ये मेथड भी कर सकते हो कि पहले आप एंगल फाइंड कर लो फिर a b cos थीटा लगा दो, चलेगा। लेकिन टाइम क्यों बर्बाद करने का? अगर आपको कुछ ना आ रहा हो तो वो तो है ही हमारे पास, बट अगर टाइम बचाना हो तो हम क्या कर देंगे भाई, वेक्टर बी क्या दे रखा है? 2i कैप प्लस 3j कैप। ए कैप भाई ए कैप कब मिलता है? देखिए ए कैप कब मिलेगा? मैग्नीट्यूड वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो वेक्टर ए कितना दे रखा है? -4j कैप, सॉरी -4i कैप प्लस j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 16 + 1 √17। सो -4i कैप प्लस j कैप अपॉन √17। इसको यहां लगा दो डॉट, -4i कैप प्लस j कैप अपॉन √17, है ना? अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? x और y। सो 2 * -4 -8 133 अपॉन √17। तो ये कितना हो जाएगा? -5/√17। आप चाहो तो वो मेथड भी करके देख लो, cos थीटा। अगर मुझे एंगल निकालना हो इन दोनों के बीच का तो मैं क्या कर दूंगा? a डॉट b 2 4 जा -8 3 1 जा 3 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 4 + 9 ये हो जाएगा 25 इनटू इसका हो जाएगा √17। सो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -5/25 इनटू √17। भाई एक्चुअली हमको तो a b cos थीटा करेंगे तो cos थीटा से मतलब है। सो भले यहां से थीटा मत निकालो ना, cos थीटा की वैल्यू तो मिल गई ना हमको, ठीक है। चलिए अब वैल्यू क्या होती है? वेक्टर a डॉट वेक्टर b। हमको क्या ढूंढना है भाई? कंपोनेंट ऑफ b इन डायरेक्शन ऑफ a। इसका मतलब मुझे तो ये फाइंड करना है। इसको नीचे ले आऊं, समझ आया मैंने क्या किया? ओके ठीक है। अब a डॉट b आपके पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ a भी आपके पास है, तो यहाँ पे एक और लोचा होगा। क्या भाई? ऊपर स्केलर प्रोडक्ट आएगा लेकिन नीचे तो वेक्टर आएगा, नहीं मैग्नीट्यूड है ना। ओके आ जाएगा a डॉट b। एक मिनट हम क्या कर रहे हैं? नहीं सॉरी हमें कंपोनेंट फाइंड करना है ना, b cos थीटा। भाई इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ b cos थीटा। सो b का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b का मैग्नीट्यूड कितना आया? √17 इनटू -5/25 इनटू √17। तो सोचा क्या मैंने?
ये कट हो जाएगा -1/5। क्यों आंसर अलग है? एक मिनट भाई, भाई सॉरी, यहाँ पे बी ये है, हमको क्या फाइंड करना था? कंपोनेंट ऑफ बी। सो एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका कि भाई पहले आप cos थीटा की वैल्यू ढूंढ लो, फिर b cos थीटा की वैल्यू निकालो, तो cos थीटा ये आ गया, और b मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। तो बच्चा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 4 + 3 4 + 9 25 × 5। सो भाई ये क्या आ गया? अभी भी गलत आ रहा है। हाँ यहाँ पे 25 आएगा ना, राइट। मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका? 25 है, तो देखिए -5/√17 आ गया सेम आंसर। भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4² + 3², तो कितना होता है? 25 कट -5/√17। तरीका कोई भी करो, आंसर एक ही आएगा, लेकिन इसमें क्या हुआ? एक ही बार में आंसर है। देखो 3 स्टेप में आंसर आ गया, और इसमें पहले cos थीटा ढूंढना पड़ा और बाद में हमको ये चीज करनी पड़ी। देखो आप है ना, चीजें याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो। कंपोनेंट कहा गया है, सो कंपोनेंट हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं भाई। ये कंपोनेंट b cos थीटा, ये कंपोनेंट sin थीटा। समझ आ रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, अब इसी कंपोनेंट को अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो, अरे बाप रे, ये क्या? देखो हमने अभी तक क्या दिखाया? कंपोनेंट दिखाया, लेकिन स्केलर फॉर्म में। ये -5/√17 क्या है? एक वैल्यू है। ये तो सिर्फ एक वैल्यू है, लेकिन अगर मुझसे पूछ ले कि भाई शो द कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a इन वेक्टर फॉर्म, भाई वेक्टर फॉर्म में दिखाओ, तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। जरा यहां ध्यान दो, भाई देखो ये हमको क्या मिली थी? मैग्नीट्यूड। हमको ये मिला क्या था? वेक्टर b डॉट a के क्या मिला था? मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक होती है डायरेक्शन। सो ये हमको मिल गया मैग्नीट्यूड। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन कौन से में? एक ही डायरेक्शन में। सो मैं क्या करूंगा? लीजिए a कैप लिख दूंगा यहाँ पे। क्या क्या मैंने ये क्या मिला था हमको? मैग्नीट्यूड b डॉट a कैप। भाई ये तो हमको वैल्यू मिली है, अब मुझे डायरेक्शन भी चाहिए ना। सो ये आ गई मैग्नीट्यूड, ये आ गई डायरेक्शन। पिक्चर ओवर। कैसे करेंगे देखना है? चलिए सपोज करो वही वैल्यू रखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसकी वैल्यू में थोड़ी चेंज कर देता हूं 5i कैप प्लस 13j कैप। रुक जाओ, एक अच्छा वैल्यू ले ले। Uh, 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है, ये रख लेते हैं। अब मुझे क्या बोला है? फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कंपोनेंट। भाई अब देखिए क्या आ गया? फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये ऐसे कह सकते थे कि भाई फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए इन द वेक्टर फॉर्म। मतलब कंपोनेंट होता स्केलर है, लेकिन उसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है। तो भाई हमने क्या किया? जिस डायरेक्शन में वो है उसका यूनिट वेक्टर रख दिया। भाई इसकी यूनिट वेक्टर भी तो है, एक है। भाई नहीं समझ आ रहा है? कंफ्यूजन लग रहा है? देखिए वापस देखिए, यहां तक समझ आया था? ये हमने क्या किया था भाई? किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड कर लिया। अब मुझे कहा जा रहा है कि इसी कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में दिखा दो। भाई ये तो स्केलर था, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर होता है। अब कहा जा रहा है कि आप इसी को वेक्टर में दिखा दो। वेक्टर मतलब क्या होता है? डायरेक्शन एक्स्ट्रा मुझे लगाना है। सो मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी थी मेरे पास, मुझे किसकी जरूरत है? डायरेक्शन की जरूरत है। अच्छा किसके डायरेक्शन में है? ए की डायरेक्शन में। सो भाई ए की डायरेक्शन लगा दो। सो ए की डायरेक्शन क्या हो गया? ए कैप हो गया। समझ आया भाई? चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा आगे जाने से पहले अगर मैं ऐसा बोलूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी
इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो भाई इसको कैसे लिख सकते हो? देखो बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, सिमिलरली सी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में। अगर मुझे डी का ए के डायरेक्शन में बोला होगा तो डी का ए के डायरेक्शन में। अच्छा ऐसा बोला जाए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो कोई बात नहीं ना, वेक्टर क्या चाहिए, ये वेक्टर डॉट किसके डायरेक्शन में चाहिए, बी के। लीजिए सो वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, जिसका वेक्टर चाहिए उसको वेक्टर में ले लो, डॉट जिसका डायरेक्शन चाहिए उसको कैप में ले लो। याद रखना कि ये तो सिर्फ एक वैल्यू आएगी, अब इसी वैल्यू को मुझे डायरेक्शन दे देनी है, तो वेक्टर फॉर्म कब बोलते हैं, जब डायरेक्शन होगा। सो हमने क्या किया, इसी मैग्नीट्यूड के आगे एक डायरेक्शन लगा दी। चलिए यहां पे देखें वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट ऑफ 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना होता है 13, ये रूट 13 आ गया। नहीं कुछ और ले लेते हैं थोड़ा अच्छा सा आंसर आ जाए। 16 प्लस 9 25 और ये हो गया 5, इसका मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 10, 36 प्लस 64 100 का स्क्वायर रूट 10। ये हमने क्या फाइंड किया, मैग्नीट्यूड, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, उसको मुझे दिखाना है वेक्टर फॉर्म में। चलिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। b डॉट a कैप, वेक्टर b कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप। भाई a कैप के बदले हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, वेक्टर a कितना है 6i कैप प्लस 8j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है इसका 10, ठीक है। इसको अभी के लिए ऐसे लिख सकते हैं, अभी के लिए। ये क्या आंसर हो गया, 4 × 6 24, 3 8 24 अपॉन 10। अच्छा ये एक है, क्या मैं इसके लिए वापस ये रख सकता हूं, एक कैप के लिए वापस। सो वेक्टर ए कितना है 6i कैप प्लस 8j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड फिर से कितना हो गया 10। यहां पे ऊपर कर लूं, अब इसके बाद 24 प्लस 24 कितना हो गया 48 अपॉन 10, और ये तो एज इट इज 6i कैप प्लस 8j कैप अपॉन 10। बच्चा लोग अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। भाई गलती कहां पे करते हैं कि हम इस 48 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट देखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं 48 6 प्लस 48 8 क्या करते हैं 48 6 प्लस 48 8 आई और जे को उड़ा देते हैं। भाई आई और जे कब उड़ेंगे, जब वो डॉट प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स के बीच में। आई और जे कब उड़ते हैं, जब दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये तो यार स्केलर है, मैं तो बार बार बोल रहा हूं ये स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसको डायरेक्शन देनी थी तो हमने दे दी, समझ आ रहा है। मतलब डायरेक्शन के लिए मैंने दो बार a डॉट a कर दिया। सो पहले मैंने इस ब्रैकेट को सोल्व किया जिसके वजह से मुझे एक वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड, और बाद में मैंने डायरेक्शन दे दी। सो ये मिल गई डायरेक्शन। सो कुछ नहीं करना है, 48 अपॉन 10 टाइम्स 100, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो। सो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, ये कटिंग कर देते हैं 250 225 224। आंसर क्या आ गया भाई 24/25 3i कैप प्लस 4j कैप। So this is the component of B in the direction of A, the vector form of component। समझ आया?
देखो ना, ये आई और जे क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। आई और जे क्या बताता है, डायरेक्शन। सो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर कंपोनेंट, नॉट स्केलर, ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट। आप इतना याद रखो कि अगर कभी एंगल ना दिया हो और कंपोनेंट ढूंढने को बोला हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, बी का ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब इसी को मुझे डायरेक्शन देना है तो मैंने डायरेक्शन। जनरली ये चीज कम पूछी जाती है, हाँ, लेकिन इसको याद रखना, ये जरूर याद रखने वाली बात है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज स्केलर, सिर्फ वैल्यू देगा, और अब मुझे डायरेक्शन चाहिए थी तो मैंने डायरेक्शन लगा दी उसके आगे। बस चलो, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट था आपके जेडब्ल्यू या तो नीट का। ओके